चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बायोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लगभग हर साल एग्जाम्स में आते हैं और सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। और इस बार भी नीट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस बार नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, पहला है आपका यह आपको बताऊँगा। पहले तो आपको बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊँगा, फिर इसके बाद मैं आपको और भी सेट्स लाता रहूँगा। इसलिए अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। फिलहाल कि आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने है। मोस्ट है कि सभी, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन है आपका मोस्ट है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम वाला भी देख सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो आप हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। तो फिलहाल कि पहला वाला क्वेश्चन है आपका मोस्ट है कि सजीव, यानी कि सजीव है कि सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उसकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है। तो पहला वाला है क्या वृद्धि एवं गति है, या फिर स्पर्श के, यानी कि स्पर्श के लिए संवेदनशीलता है, या फिर पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास है, या फिर जनन है। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब आपका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास होता है वही सजीव जीवियों को निर्जीव वस्तुओं में निरपवाद रूप में उसकी यानी क्षमता है। यानी कि इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 वाला सही हो जाएगा। तो आपका विकल्प आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है और इस बार भी आ सकता है, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पुष्प सूत्र, यानी कि जो आपके सामने पुष्प सूत्र का जो फॉर्मूला दिया जा रहा है, इसे आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि निम्नलिखित में से किस एक में पाया जाता है, यानी कि किस एक में यह पुष्प सूत्र पाया जाता है। क्या तंबाकू में यह पुष्प सूत्र पाया जाता है, या फिर ट्यूबलिप में पाया जाता है, या फिर आपका सोयाबीन में पाया जाता है, या फिर आपका सनई में पाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, यानी जो पुष्प सूत्र जो आपके सामने फॉर्मूला दिया जा रहा है तो वह आपका तंबाकू, यानी कि आपका तो यानी तोबाकू, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है, मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक, यानी कि किस एक में नर और मादा, यानी कि युग्म, यानी कि युग्म कोद्भिद स्वतंत्र एवं स्वच्छंद जीवन यापन करने वाली होती हैं? क्या स्फैग्नम होती हैं, या फिर सरसों होती हैं, या फिर अरंड होती हैं, या फिर पाइनस होती हैं? तो क्वेश्चन में 3 का आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला, इनकी स्फैग्नम। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है। एक वास्तविक प्रजनन पादप, यानी कि एक वास्तविक जो प्रजनन है कि वह पादप है, यानी कि वह है जो कि वह क्या है, क्या लगभग समजात और यानी समजात हो और अपनी तरह ही संतान उत्पन्न करता हो, या फिर अपने आनुवांशिक गठन में हमेशा समजात अप्रभावी हो, या फिर अपने आप प्रजनन कर सके, या फिर यानी कि असंबद्ध पादपों के बीच पर परागण के उत्पन्न किया गया हो? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जवाब क्या आएगा? अगर आप जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल क्या आपका जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन, यानी कि नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफ स्पैरिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ सामने है। क्वेश्चन 5 भी मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि एक बीजपत्री जड़ का मुख्य लक्षण किसकी उपस्थिति का होना है? यानी कि ये जो एक बीजपत्री होती है उसका, यानी कि उस जड़ का मुख्य लक्षण जो होता है वह किसकी उपस्थिति का होता है? क्या क्षेत्रीय यानी कि संवहन मंडल का होता है, या फिर संवहन न्यास में कैम्बियम का नहीं होना होता है, या फिर कैम्बियम त्रिज्या की तरफ जाइलम और फिलोएम के बीच दबा होता है, या फिर खुले संवहन का मंडल होता है? तो आपका जवाब क्या आएगा? क्वेश्चन 5 का आपका जवाब क्या आएगा? तो वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संवहन न्यास में कैम्बियम का नहीं होना, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर 2 वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है आपके सामने है, मोस्ट है, लगभग हर साल आता है कि नीचे दिए गए चित्र का आपको निरीक्षण करना होगा, यानी कि जो आपके सामने जो नीचे दिया जा रहा है, ये चित्र दिया जा रहा है, उसे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, निरीक्षण करना होगा, यानी कि आपको समझना होगा यह चित्र आपके सामने है, मोस्ट है। तो इसे समझकर आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा, यानी सही विकल्प आपको चुनना है जिसमें सभी भाग, यानी सभी 4 भाग होते हैं ए बी सी तथा ठीक पहचाने जा सके हों। यानी पहला वाला है, क्या पहले वाले में आपको पहले तो इसे समझना होगा क्या यह है, यानी कौन सा इसमें सत्य होगा? तो आप सभी जानते होंगे। तो यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये कितने वाला क्वेश्चन है? यह क्वेश्चन आपका 6 है, यानी 6 वाला क्वेश्चन है। फिलहाल का आपका 6 वाले में क्या कह रहा है? तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि
जो सेकंड वाला ऑप्शन है यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यानी कि चित्र के अनुसार आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन 7 भी रहते हैं आ चुका है आपके सामने ही। मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है आपको समझना होगा कि परीक्षार्थ प्रसंकरण में जिसमें F2 द्विसंकर मक्खियाँ शामिल थीं, पुनर्योगज प्रकार की संततियों की तुलना में पैतृकीय प्रकार की संततियाँ अधिक उत्पन्न हुईं। इसमें संकेत मिलते हैं कि दो जीन दो अलग गुणसूत्रों पर स्थित हैं, या फिर अर्धसूत्रण के दौरान गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाए, या फिर दो जीन यानी यहाँ पर बात हो रही है कि सहलग्न हैं और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है, या फिर दोनों ही लक्षणों का नियंत्रण एक से अधिक जीनों द्वारा होता है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? क्वेश्चन 7 का आपका जवाब क्या आएगा? वही आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दो जीन सहलग्न हैं और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर 3rd वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आ चुका है आप सामने है। मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित मानव वंशावली में भरे हुए यानी कि भरे हुए यहाँ पर क्या कह रहा है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि भरे हुए संकेत प्रभावित व्यक्तियों का निरूपण करते हैं। दी गई वंशावली के प्रकार को आपको पहचानना होगा, यानी कि जो आपके सामने वंशावली दी जा रही है उसे आपको पहचान कर लिखना होगा, यानी कि जो आपके विकल्प हैं उसके आधार पर आपको आंसर देना होगा। तो पहला वाला है क्या एक्स सहलग्न प्रभावी हैं, या फिर दूसरा है इनके अलिंग सूत्री प्रभावी हैं, या फिर एक्स सहलग्न अप्रभावी हैं, या फिर अलिंग सूत्री अप्रभावी हैं। तो आपका जवाब क्या आएगा? वही आएगा आपका ऑप्शन नंबर 8 का चौथा वाला ऑप्शन यानी कि अलिंग सूत्री अप्रभावी, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी देते हैं आ चुका है आपके सामने है। मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है कि अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिक के कारण होती है, यानी कि जो अम्ल वर्षा होती है यानी कि एसिड रेन जो होती है वह किसके कारण होती है, यानी कि वातावरण में जो होती है यानी कि वायुमंडल में वह किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है। क्या O3 यानी कि ओजोन और धूल के कारण होती है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और NO2 के कारण होती है, या फिर यानी कि सल्फाइड के और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होती है यानी कि SO3 और CO के द्वारा होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के द्वारा होती है। तो आपका जवाब क्या आएगा? तो वही आएगा आपका ऑप्शन नंबर 9 का सेकंड वाला ऑप्शन यानी कि SO2 और NO2 यानी कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ही एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा होती है, यानी कि आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती कि pH मान, तो आपका जो अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है वही आपका 5.6 यानी कि 5.6 का आपका जवाब आता, यानी कि आपका जवाब क्या आता? वही आता 5.6। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन करते हैं कि यानी कि अनुसंधी, यहाँ पर बात हो रही है अनुसंधी, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। अनुसंगी DNA महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? क्या पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा? उन एंजाइमों के लिए कोड करता है जिनकी DNA के प्रतिकृतियन के लिए ज़रूरत होती है। क्या आपका जवाब पहला वाला सही होगा, या फिर नेक्स्ट वाला सही होगा? उन प्रोटीनों के लिए कोड करता है जिनकी कोशिका चक्र के लिए ज़रूरत होती है, या फिर आपका समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और एक साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है जो कि जनकों से बच्चों तक वंशानुगत हुई है, या फिर आपका प्रोटीनों के लिए कोड नहीं करता है और समष्टि के सभी सदस्यों में एक जैसा ही होता है। तो आपका जवाब क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है जो कि उन यानी जनकों से बच्चों तक वंशानुगत हुई है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर 3rd वाला सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आ चुका है आपके सामने है। मोस्ट है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकार जालिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है कहलाता है। क्या अंतःप्रतबी जालिका कहलाती है, या फिर प्लाज्मा लेमा कहलाती है, या फिर कोशिका कंकाल कहलाती है, या फिर थाइलैकॉइड कहलाती है। तो आपका जवाब क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कोशिका कंकाल। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कोशिका द्रव्य की बात हो रही है तो आप समझ में
में आ चुका होगा आपको कोशिका द्रव्य यानी कोशिका कंकाल यानी कोशिका कंकाल यानी कोशिकाओं का शरीर यानी कि आपका विकल्प थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी आ चुका है, आप सामने ही मोस्ट है, लगभग हर साल आता है नीट के एग्जाम में, यह इस बार भी आ सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 12 मोस्ट है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, आपको समझना होगा कि वायो यानी वायोलिस्टिकस यानी कि जीन गोलावारी किसके लिए उपयुक्त है। क्या पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, संवाहकों के साथ जुड़कर यानी जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का बनाना, या फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, या फिर आपका रोगजनक संवाहकों को निष्क्रिय करना, या फिर पादप कोशिकाओं का रूपांतरण। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पादप कोशिकाओं का रूपांतरण, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको समझना होगा कि लॉजिस्टिक मॉडल का अनुसरण करते हुए किसी समष्टि की वृद्धि पर यानी वृद्धि दर शून्य के बराबर कब होगी। क्या इन लॉजिस्टिक मॉडल को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया गया हो, यानी dn/dt इज इक्वल टू Rn 1 - n/k। क्या जब n की n/k ठीक 1 हो, या फिर जब n पर्यावास की यानी पर्यावास की धारिता क्षमता के समीप हो, या फिर जब n/k शून्य यानी शून्य का बराबर हो, या फिर जब जन्म दर की अपेक्षा यानी मृत्यु दर अधिक हो। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 का यानी 13 का आपका जवाब क्या आएगा, वही आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी जब n/k ठीक 1 हो, यानी कि जब n बराबर 1 और k बराबर भी 1 हो, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि भारत सरकार का कौन सा निकाय जन सेवा के लिए जीएम शोध और जीएम जीवों के परिवर्तन से सुरक्षा को नियंत्रित करता है। क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, या फिर इनका आनुवांशिक इंजीनियरिंग स्वीकृति समिति है, या फिर आनुवांशिक यानी परिचालन की शोध समिति है, या फिर जैव सुरक्षा समिति है। तो आपको अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, यानी इंग्लिश में समझ सकते हैं। यानी कि यहाँ आपको बात हो रही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इनके ICAR होता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपके सामने यहाँ पर दी जा रही है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ICAR की फुल फॉर्म भी बार बार आती है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि पहला वाला आपका जवाब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जवाब क्या आएगा, फिलहाल कि आपको आपका सही जवाब मिलना चाहिए, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 14 का वही जवाब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग स्वीकृति समिति, यानी कि आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यानी कि आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि सही सुमेलित है, यानी कि सही मिलान है। क्या आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस जैव विविधता के लिए संकट है, या फिर आपका स्तरण समष्टि है, या फिर वायुतक यानी कि ओम्पेशिया है, या फिर आयु पिरामिड जीवोम है। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, क्वेश्चन 15 का आपका जवाब क्या आएगा, वही आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि आपका क्या आएगा, यानी कि पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस जैव विविधता के लिए संकट, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी नीचे दिया गया चित्र दर्शाता है। तो आपको समझना होगा, यानी कि जो नीचे आपके सामने जो यानी कि चित्र दिया जा रहा है, यानी स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, उसे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर यहाँ पर बात हो रही है क्या पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, या यह चित्र लेंटिकल यानी वातरंत्र की संरचना दर्शाता है, या फिर आपका हाई यानी डैथोड यानी जलरंध्र को गैसीय वाष्प विनिमय दर्शाता है, या फिर आपका स्पोर निर्माण द्वारा प्रजनन करने वाला कवक है, या फिर स्पोर निर्माण द्वारा प्रजनन करने वाला शैवाल है। तो आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन नंबर, यानी कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिलहाल कि आपका क्वेश्चन 16 का जवाब क्या आएगा, तो वही आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि लेंटिकल यानी वातरंत्र की संरचना, यानी कि जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिया रहा है वह लेंटिकल वातरंत्र यानी जो लेंटिकल वातरंत्र होता है उसकी संरचना, यानी कि यही संरचना होती है। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन 17। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन 17 भी देख लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने कि सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। देखिए RNA के संश्लेषण की दिशा ये होती है, या फिर आपका टेम्पलेट DNA यानी DNA के रीडिंग की यानी दिशा ये होती है। तो आपका जवाब क्या आएगा, क्वेश्चन 17 का आपका जवाब पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप इसे समझ सकते हैं, यानी कि पहला वाला आपका विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं
क्वेश्चन 18 भी आपका मोस्ट है कि डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमेरेज डीएनए की एक स्ट्रैंड पर अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। इस स्ट्रैंड को कहा जाता है क्या? आपका कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, या फिर अल्फा यानी कि अल्फा स्ट्रैंड कहा जाता है, या फिर आपका एंटी स्ट्रैंड कहा जाता है, या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन 18 का सही जवाब क्या आएगा? वही आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको समझना होगा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सीजन के विषैले प्रभाव से नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजनेज का निष्क्रियकरण किसके द्वारा रोका जाता है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? क्या क्वेश्चन नंबर 19 का आपका जवाब पहला वाला सही होगा, यानी कि क्वेश्चन 19 का क्या पहला वाला ऑप्शन सही होगा, यानी साइटोक्रोम के द्वारा होता है, या फिर आपका लैगी यानी कि लैग हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, या फिर जैंथो यानी जैंथोफिल के द्वारा होता है, या फिर कैरोटीन के द्वारा होता है। तो आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आपका जवाब क्या आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सही जवाब होगा वही होगा आपका लैग हीमोग्लोबिन, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी आ चुका है आप सामने, मोस्ट है लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पादप वृद्धि के लिए अधिक मात्रा में अपेक्षित खनिज कौन से हैं? क्या आपका जवाब पहला वाला सही होगा? क्या वह खनिज कैल्शियम और मैग्नीशियम और यानी मैंगनीज और कॉपर है, या फिर आपका पोटेशियम फास्फोरस सिलेनियम या बोरॉन है, या फिर मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम सल्फर लौह और जिंक है, या फिर फास्फोरस पोटेशियम सल्फर और कैल्शियम है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका सही जवाब होगा यानी कि राइट ऑप्शन होगा वही होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फास्फोरस पोटेशियम और सल्फर और कैल्शियम, यानी कि आपका जवाब चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है आपके सामने है, मोस्ट है लगभग हर साल आता है। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है कि एक हरित यानी कि एक हरा जो पौधा होता है, पौधे को जिस पर केवल एक तरफ से प्रकाश डाला गया हो उसे निम्नलिखित में से क्या वृद्धि होने पर प्रकाश स्रोत की यानी प्रकाश स्रोत की ओर झुकाता है? पहला वाला है क्या हरित पादप प्रकाश को खोजते हैं क्योंकि वे प्रकाश अनुवर्ती होते हैं, या फिर प्रकाश यानी प्रकाशित बगल वाली पादप कोशिकाओं को अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि करने के लिए उद्दीप्त करता है, या फिर छाया वाली बगल पर ऑक्सीजन जमा हो जाता है वो वहां पर कोशिकाओं में अपेक्षाकृत अधिक दीर्घाकरण करता है, या फिर हरित पादपों को प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो आपका जवाब क्या आएगा? क्वेश्चन 21 का जो आपका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि छाया वाली बगल पर ऑक्सीजन जमा हो जाता है तो वहां पर कोशिकाओं में अपेक्षाकृत अधिक दीर्घाकरण करता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला फिलहाल के सही होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन साथ बहुत जल्द। फिलहाल के नेक्स्ट पार्ट में